दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह के 11वें पाठ जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित भारत माता। ये मूलतः एक अंश है पाठ का और इसके अंतर्गत हम संक्षिप्त रूप से जवाहरलाल नेहरू का परिचय और फिर पाठ का परिचय और उसके बाद पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ, भाव और व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक के उपसंहार से ये 2 पंक्तियां ली गई है। जवाहरलाल नेहरू, जन्म 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं आपकी हैं मेरी कहानी आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि, लेखों और भाषणों का संग्रह। मृत्यु सन 1964 में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के लिए चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया है ये पाठ। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। यानी कि भारत माता की विशिष्टता बताते हुए भारत की विशेषताओं की ओर ध्यान दिया गया है। इस पाठ में अध्ययन करते हैं पाठ का। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था,
तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे थे तो अनेक जगह जाते थे और सुनते थे, और बड़े होने के बाद भी लोगों से सुनते थे भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, सभाओं में, रैलियों में, इन सब में। तो वो कह रहे हैं भारत संस्कृत शब्द से निकला हुआ एक देश, एक संस्था है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी, सलाह की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से, जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। कुछ स्वार्थी लोगों ने देश को विभाजित करने की कोशिश की और किया भी, लेकिन उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि लोगों को, किसानों को रैलियों में, सभाओं में, भाषणों में ये बताते थे कि उसके बावजूद भी देश टुकड़ों में बट गया हो लेकिन एक है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, उसका रहन सहन, खान पान, दृष्टिकोण, ये एक है। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे, समान थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। अगर अपना राज होगा तो निश्चित रूप से सभी का लाभ होगा। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थीं, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। जो समस्याएं थी वो सबके साथ में थी, लेखक ने महसूस की। और ख़ास तौर से जो प्रतिष्ठित लोग थे, पैसे वाले थे, जिनके पास किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा थी, सत्ता थी, चाहे वो पैसे के रूप में, ज़मीन के रूप में, सत्ता के रूप में, वो आम जनता को प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे। और इनसे छुटकारा कैसे मिले, ख़ास तौर से विदेशी सरकार यदि चली जाए तो इन सब का भी समाधान हो सकता है। तो लेखक बार बार ये चीज़ें सोचता था और कोशिश करता था कि किस तरह से दुनिया के बारे में हिंदुस्तान के लोग जानें और सभी चीज़ों के बारे में जागरूक हों, अवेयर हों। कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज थे, यानी कि हिस्से थे छोटे से, मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकश का जिक्र भी ले आता। यानी कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, लोग इससे जाने तो लोग उत्सुक हों और लोग प्रेरणा लेकर हम भी वो सब करें। और वो कब कर सकते हैं? जब हम स्वतंत्र होंगे, निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास होगी। हमारे पास संपदा की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश पर दूसरे लोगों का आधिपत्य है। इसलिए हम निर्णय नहीं ले सकते, अपने अनुसार अपनी चीज़ों को नहीं बना सकते, खर्च कर सकते, काम कर सकते। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका में कैसी तरक्की की है। ये काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। लेखक ये सोचता जहाँ भी, जिस भी देश में अच्छा काम हुआ है वो अपने यहाँ भी हो, लेकिन ये कैसे हो, इसके बारे में कैसे बताऊँ मैं लोगों को, क्योंकि लोगों को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर न किया जाए इन लोगों के साथ। और वो कर नहीं सकते थे क्योंकि दूसरे लोगों का, अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में, हमलों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले
उनकी समझ में आ जाते थे। अर्थात लेखक ये कह रहा है कि हमारा जो प्राचीन साहित्य है, महाकाव्य है, पुराण है, कहानियाँ हैं, लोग उनके माध्यम से बहुत कुछ जान रहे थे कि कैसी स्थिति हमारी थी, किस तरह से हम विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, धर्म की, ज्ञान की, धन की संपदा हमारे यहाँ मौजूद थी, और कैसे हम लोग एक तरह से इन सब चीज़ों से बिछड़े हुए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। वजह क्या है इन सब चीज़ें? कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। अब ये सामान्य सी बात है, जब किसी भी का भी किसी चीज़ में स्वागत हो तो व्यक्ति उससे सवाल भी कर सकता है। तो लेखक ने भी सवाल किया कि भारत माता का क्या मतलब है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया है, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या ज़िले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक किसान अपनी समझ से जवाब देता कि भारत माता मतलब धरती, और धरती भी वह है जिस पर वह अनाज पैदा करता है, अन्न पैदा करता है। वो धरती नहीं जो कि शहर की है, वो धरती नहीं जो कि मेट्रो सिटीज़ की है, वो धरती नहीं जो पड़ोसी गांव की हो सकती है जहाँ पर पैदा हो अन्न, लेकिन वो धरती नहीं जिस पर मकान बने हुए हैं, हवेलियाँ बनी हुई है, जिस पर और दूसरी चीज़ें बनी हुई है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे कहते हैं कि भारत अक्सर, या भारत माता सिर्फ वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, बल्कि इससे भी अधिक है। पूरे हिंदुस्तान की धरती भारत माता है, और जितना तुमने समझा इससे और अधिक समझने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं, प्यारे हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वही हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। अर्थात जितने लोग हैं पूरे देश में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, संसाधन हो या नहीं हो, लेकिन सब भारत माता है। अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं तो सबकी जय बोलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो भारत माता का एक असली चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आम लोगों के समक्ष अपनी सभाओं में, रैलियों में, भाषणों के माध्यम से रखा। और निश्चित रूप से भारत माता हम सब का एक स्वरूप है। ये सिर्फ हमारे ही देश में संभव है कि हम अपनी जन्मभूमि को, अपनी मिट्टी को भी माँ कहते हैं, वरना जन्मदात्री सिर्फ अन्य जगह पर माँ होती है, जिसके गर्भ से हम जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है। लेकिन हमारे भारत में मिट्टी को भी माँ कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उस भारत माता के हम सब लाडले हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बच्चे हैं, और उसको सुरक्षित रखने का हमारा जिम्मा है। जैसे वो हमें सुरक्षित रखती है, हमारा लालन पालन करती है, हमारा अपनी गोद में हमें खिलाती है, बढ़ाती है, पालती है, उसी तरह जब हम योग्य हो जाएं, हम बड़े हो जाएं, तो हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी का मतलब यह है, हम एक दूसरे लोगों का ध्यान रखें, हम प्रकृति का ध्यान रखें, हम पड़ोसी गांव का ध्यान रखें, पड़ोसी घर का ध्यान रखें, पड़ोसी व्यक्ति का ध्यान रखें। तो बस इसी तरह से यदि हम ध्यान रखें तो पूरी भारत माता को हम सुरक्षित, संरक्षित, स्वस्थ, संवर्धित रख सकते हैं, कर सकते हैं। प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, और इस प्रेम पूर्ण सौहार्द में ही सब कुछ संभव है, आसान है। तो इस तरह से भारत माता के पूरे अर्थ को, व्यापक अर्थ को पंडित जवाहरलाल नेहरू समझाते थे। विद्यार्थियों, वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी, आप इस पाठ को समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो से लेके, अन्य से लेकर के, तो आप कमेंट्स में माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।